हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 5 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 5 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप। यूरोप में मुद्रण का आना। For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. सदियों तक चाइना से सिल्क एंड स्पाइसेस सिल्क रूट से यूरोप जाते रहे थे। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर भी सेम सिल्क रूट के जरिए यूरोप पहुंचा। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप जाते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। Paper made possible the production of manuscripts carefully written by scribes. Then, in 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. पेपर के वजह से ही मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों का प्रोडक्शन संभव हुआ। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्क्राइब्स बहुत सावधानी से लिखते थे। स्क्राइब्स वो व्यक्ति होता था जिसका काम था डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज लिख के तैयार करना। फिर 1295 में मार्को पोलो नाम का एक महान खोजी यात्री चाइना में एक्सप्लोरेशन करके इटली वापस लौटा। कागज ने कातिबों या मुशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। As you have read above, China already had the technology of wood block printing. Marco Polo brought this knowledge back with him. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चाइना के पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी। मार्को पोलो इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर इटली पहुंचा था। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो ये ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। Now Italians began producing books with wood blocks, and soon the technology spread to other parts of Europe. अब इटालियंस वुड ब्लॉक पे इंक लगाकर पेपर प्रिंट करने लगे और इससे बुक्स प्रोड्यूस होने लगे। जल्द ही ये टेक्नोलॉजी यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में फैल गई। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही ये तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum, meant for aristocratic circles and rich monastic libraries, which scoffed at printed books as cheap vulgarities. इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के जो लग्जरी एडिशंस थे वो वेलम यानी चर्म पत्र पर होते थे। जब वेलम के ऊपर प्रिंटिंग होती थी तो वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए होती थी, रिच लाइब्रेरीज के लिए होती थी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव थी। और ये बुक प्रिंट को चीप वल्गरिटीज कहते थे क्योंकि वो सस्ती होती थी। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। वेलम, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनने वाली लेखन की सतह। Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed copies.
मर्चेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सस्ती प्रिंटेड कॉपीज खरीदते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. Book fairs were held at different places. जैसे जैसे किताबों की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे यूरोप के बुक सेलर्स दूसरे देशों में बुक्स एक्सपोर्ट करने लगे, अलग अलग जगह बुक फेयर्स लगाने लगे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। Production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand. बढ़ती डिमांड को देखते हुए हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रोडक्शन को भी नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. More than 50 scribes often worked for one bookseller. अब इस स्क्राइब्स को सिर्फ अमीर लोग ही काम पे नहीं रखते थे, बल्कि बुकसेलर्स भी उन्हें काम पे रखने लगे। एक बुकसेलर के पास 50 से ज्यादा स्क्राइब्स काम करते थे। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books. बुक्स की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और हाथ से लिखकर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार होते थे वो प्रोसेस बहुत स्लो था। इसलिए हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। Copying was an expensive, laborious, and time consuming business. Manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. कॉपी करना एक बहुत ही महंगा, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ही फ्रेजाइल होते थे, उन्हें पकड़ना आसान नहीं था, उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था और उन्हें इधर उधर लेकर जा भी नहीं सकते थे। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थीं। Their circulation therefore remained limited. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. इसलिए इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था। बुक्स की जब डिमांड बढ़ी तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ, इसलिए उनका सर्कुलेशन सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। By the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textiles, playing cards, and religious pictures with simple, brief texts. अर्ली 15th सेंचुरी में यूरोप में वुड ब्लॉक का इस्तेमाल करके टेक्सटाइल्स को प्रिंट किया जाता था, प्लेइंग कार्ड्स को प्रिंट किया जाता था, रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट किया जाता था, जिसमें सिंपल टेक्स्ट लिखे होते थे। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट्स. दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी. The breakthrough occurred at Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s. किताब छापने के लिए इससे भी फास्ट और चीप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। ऐसा सिर्फ एक नए प्रिंट टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के साथ ही पॉसिबल था। 1430s में स्ट्रासबर्ग जर्मनी में योहान गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रासबर्ग के
योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। ये कोरिया के जिकजी चित्र है। The Jikji of Korea is among the world's oldest existing books printed with movable metal type. कोरिया की जिगजी मूवेबल मेटल टाइप के साथ प्रिंटेड दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से है। मूवेबल मेटल टाइप मतलब एक मेटल पे कोरियन अल्फाबेट्स बना के उस पे इंक लगा के पेपर पे प्रेस किया गया है। तो पेपर पे प्रिंट मैटर आपको यहाँ नजर आ रहा है। कोरिया की जिगजी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से है। It contains the essential features of Zen Buddhism. About 150 monks of India, China, and Korea are mentioned in the book. इस पुस्तक में जेन बुद्धिज्म के एसेंशियल फीचर्स हैं। पुस्तक में भारत, चाइना एंड कोरिया के लगभग 150 मॉन्क्स का उल्लेख किया गया है। इसमें जेन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। It was printed in late 14th century. While the first volume of the book is unavailable, the second one is available in the National Library of France. इसे लेट 14th सेंचुरी में प्रिंट किया गया था। पुस्तक का फर्स्ट वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, बट सेकेंड वॉल्यूम को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में प्रिजर्व किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। This work marked an important technical change in the print culture. That is why it was inscribed on the UNESCO Memory of the World Register in 2001. ये काम प्रिंट कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल चेंज साबित हुआ, इसलिए 2001 में इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ये कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. From his childhood, he has seen wine and olive presses. गुटेनबर्ग के पिता एक मर्चेंट थे और वे एक बड़े एग्रीकल्चरल एस्टेट में पले बड़े थे। वे बचपन से ही ऑलिव प्रेस, वाइन बनाने की मशीनें देखे थे। देखिए, पहले के जमाने में प्रेसेस होते थे, जैसे ग्रेप्स को दबा के वाइन बनाना, ऑलिव्स को दबा के तेल निकालना। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वो खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेड़ने की मशीनें देखता आया था। Subsequently, he learned the art of polishing stones, became a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets. बाद में वे स्टोन्स को पॉलिश करने का आर्ट सीखे। वे एक मास्टर गोल्डस्मिथ यानी सुनार बने। फिर वे लीड को डिफरेंट मोल्ड्स में यूज करके ट्रिंकेट्स बनाने लगे। ट्रिंकेट्स सस्ता गहना या सजावट की छोटी छोटी चीजें होती हैं। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for the printing press, and molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. By 1448, Gutenberg perfected the system. इन सब नॉलेज का एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज गुटेनबर्ग ने अपने इनोवेशन में किया। ऑलिव प्रेस का यूज उसने अपने प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल के रूप में किया। मोल्ड्स का इस्तेमाल उसने अल्फाबेट के लेटर्स बनाने के लिए किया। 1448 तक गुटेनबर्ग ने अपने सिस्टम को परफेक्ट बना लिया था। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना ये यंत्र मुकम्मल कर लिया था। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल।
About 180 copies were printed, and it took 3 years to produce them. By the standards of the time, this was fast production. पहला जो बुक उसने प्रिंट किया वो बाइबल था। लगभग 180 कॉपीज प्रिंट हुई और इसमें उसे 3 साल लगे। उस समय के हिसाब से यह काफी तेज था। उसने जो पहली किताब छापी वो थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. इस नए टेक्नोलॉजी ने हाथ से किताब छपने की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं किया था, पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। In fact, printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. The metal letters imitated the ornamental handwritten styles. Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns, and illustrations were painted. शुरुआत में जो प्रिंटेड बुक्स थी वो अपने अपीयरेंस में, लेआउट्स में हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसी लगती थी। जो मेटल लेटर्स थे वो सुंदर हैंड राइटिंग को इमिटेट करते थे। बॉर्डर्स पे फूल पत्तियों की डिजाइन हाथ से बनाई जाती थी, चित्र पेंट किए जाते थे। शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियां जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। ईच परचेजर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशंस। अमीर लोगों के लिए जो बुक्स प्रिंट किए जाते थे उसमें प्रिंटेड पेज की जगह छोड़ दी जाती थी डेकोरेशन के लिए। हर खरीदार अपने मनपसंद डिजाइन को चूज कर सकता था और यहां तक कि वो ये भी चूज कर सकता था कि डिजाइन कौन करेगा। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। In the 100 years between 1450 and 1550, the printing press were set up in most countries of Europe. 1450 से 1550 के बीच 100 सालों के दरमियान यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गए थे। करीब 100 सालों के दरमियान यूरोप के ज्यादातर देशों में छापेखाने लग गए थे। Printers from Germany traveled to other countries, seeking work and helping start new presses. As the number of printing presses grew, book production boomed. जर्मनी के प्रिंटर्स दूसरे देशों में जाते थे, वहां जाकर वे काम ढूंढते या फिर नई प्रिंटिंग प्रेस खोलने में मदद करते। जैसे जैसे नई प्रिंटिंग प्रेस खुले वैसे वैसे बुक प्रोडक्शन बढ़ गया। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe. The number went up in the 16th century to about 200 million copies. 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यूरोप के मार्केट में 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स की कॉपीज फैल गई थी। 16th सेंचुरी में यह संख्या बढ़कर 200 मिलियन कॉपीज तक पहुंच गई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। ये संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में जो शिफ्ट हुआ था उसने प्रिंट रिवॉल्यूशन ला दिया था। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण संक्रांति संभव हुई। देखिए, ये योहान गुटेनबर्ग की चित्र है। ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की ये चित्र है। Notice the long handle attached to the screw. This handle was used to turn the screw and press down the platen over the printing block that was placed on top of a sheet of damp paper. स्क्रू से लगा लंबा हैंडल देखें। इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लेटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था।
देखिए, ये रहा आपका स्क्रू। इसके साथ ये लंबा हैंडल लगा हुआ है। जब इसको घुमाया जाता था तो इस प्रिंटिंग ब्लॉक को इस कागज पे दबा दिया जाता था। इस प्रिंटिंग ब्लॉक पे अल्फाबेट्स इस तरीके से अरेंज किए होते थे कि वो कुछ वर्ड का, कुछ टेक्स्ट का फॉर्म लेते थे। जब इसको दबाया जाता तो इस पे जो वर्ड्स होते वो इस कागज पे छप जाते थे। Flatten. In letterpress printing, flatten is a board which is pressed onto the back of the paper to get the impression from the type. At one time, it used to be a wooden board. Later, it was made of steel. लेटर प्रेस प्रिंटिंग में फ्लैटेन एक बोर्ड होता है जिसे पेपर के पीछे दबाकर पेपर पे जो इंप्रेशन लेना है वो ले लिया जा सकता है। पहले ये बोर्ड वुड का होता था, बाद में ये स्टील का बनने लगा था। प्लेटिन लेटर प्रेस छपाई में प्लेटिन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले ये बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। गुटेनबर्ग developed metal types for each of the 26 characters of the Roman alphabet and devised a way of moving them around so as to compose different words of the text. गुटेनबर्ग ने रोमन अल्फाबेट के 26 कैरेक्टर्स के लिए मेटल टाइप्स बनाए थे और उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि इन कैरेक्टर्स को इधर उधर मूव करके डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सके। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। This came to be known as the movable type printing machine, and it remained the basic print technology over the next 300 years. इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स को मूव करके वर्ड बनाए जा सकते थे और ये अगले 300 सालों तक प्रिंटिंग के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी रहा। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। Books could now be produced much faster than was possible when each print block was prepared by carving a piece of wood by hand. हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया। द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट्स ऑन वन साइड पर आवर। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। देखिए, ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में छपे बाइबल की एक पेज है। ये यूरोप की फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी। गुटेनबर्ग ने टोटल 180 कॉपीज प्रिंट की थी, बट अब उसमें 50 ही बच पाई हैं। लुक एट दीज पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल केयरफुली। दे वेयर नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। द टेक्स्ट वॉज प्रिंटेड इन द न्यू गुटेनबर्ग प्रेस विद मेटल टाइप, बट द बॉर्डर्स वेयर केयरफुली डिजाइंड, पेंटेड एंड illuminated by hand by artists. अगर आप गुटेनबर्ग के बाइबल के पेजेस को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स नहीं थे। टेक्स्ट को तो गुटेनबर्ग प्रेस के मेटल टाइप से छापा जरूर गया था, बट बॉर्डर्स पे जो डिजाइन थे वो आर्टिस्ट ने हाथ से बनाए थे। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थे। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। देखिए, बाइबल पे जो टेक्स्ट है उसको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जरूर छापा गया था, बट ये जो डिजाइन है इनको आर्टिस्ट ने अपने हाथ से बनाया था। नो टू कॉपीज वेयर द सेम। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। इवन वेन टू कॉपीज लुक सिमिलर, अ केयरफुल कंपैरिजन विल रिवील डिफरेंसेस। कोई दो कॉपी एक जैसी नहीं थी। हर कॉपी का हर पेज अलग था। पहली बार में दो कॉपीज एक जैसे लग सकते थे, बट ध्यान से देखने पर डिफरेंसेस नजर आने लगती। कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे भी, गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। Elites everywhere preferred this lack of uniformity. What they possessed then could not be claimed as unique, for no one else owned a copy that was exactly the same. जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो इस डिफरेंस को पसंद करते थे क्योंकि फिर वो दावा कर सकते थे कि उनके पास जो कॉपी है वो यूनिक है, क्योंकि किसी और के पास एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं थी।
हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया। जो उनके पास था वो अनोखा था। वे ये दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। In the text, you will notice the use of color within the letters in various places. This had two functions. It added color to the page and highlighted all the holy words to emphasize their significance. But the color on every page of the text was added by hand. Gutenberg printed the text in black, leaving spaces where the color could be filled in later. आप इबारत में देखेंगे कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे हुए हैं। इसके दो फायदे थे। पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स में रंग भरे गए हैं। ये रंग हाथ से भरे गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इससे ये पेज कलरफुल भी नजर आने लगा। 16th सेंचुरी प्रिंटर्स वर्कशॉप की ये चित्र है। दिस पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट अ प्रिंटर्स शॉप लुक्ड लाइक इन द 16th सेंचुरी। ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन अंडर वन रूफ। 16th सेंचुरी में प्रिंटर का वर्कशॉप कैसा होता था, ये इस इमेज से पता चलता है। सारे एक्टिविटीज एक ही छत के नीचे हो रहे हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। कंपोजिटर, द पर्सन हु कंपोजेस द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग। कंपोजिटर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो प्रिंटिंग के लिए टेक्स्ट को कंपोज करता था, उस टेक्स्ट को जो किसी किताब में प्रिंट होना है। कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली, मेटल फ्रेम इन विच टाइप्स आर लेड एंड द टेक्स्ट कंपोज्ड। गैली एक मेटल फ्रेम होता था जिसमें टाइप्स को यानी अल्फाबेट्स के कैरेक्टर्स को बिछाकर टेक्स्ट कंपोज किए जाते थे, वर्ड्स बनाए जाते थे। गैली, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। इन द फोरग्राउंड ऑन द राइट, कंपोजिटर्स आर एट वर्क, while on the left, galleys are being prepared and ink is being applied on the metal types. In the background, the printers are turning the screws of the press and near them, proofreaders are at work. देखिए, सामने दाई साइड में कंपोजिटर्स काम कर रहे हैं, बाई साइड में गैली तैयार किए जा रहे हैं और मेटल टाइप्स पे इंक लगाए जा रहे हैं। बैक साइड में प्रिंटर्स स्क्रू को कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर्स काम पे लगे हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। दाईं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं। बाईं सिरे पर गैली तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि में प्रिंटर्स प्रेस के पेज कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। राइट इन फ्रंट इज द फाइनल प्रोडक्ट, द डबल पेज प्रिंटेड शीट्स स्टैक्ड इन नीट पाइल्स वेटिंग टू बी बाउंड। ये सामने फाइनल प्रोडक्ट रखा है। ये डबल पेज प्रिंटेड शीट्स हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो दो पृष्ठ पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।